नमस्कार, आप सबका स्वागत है जंगल की आवाज के दूसरे एपिसोड में। यह एपिसोड 17 मई से 23 मई तक होने वाली घटनाओं पर आधारित है। यह पॉडकास्ट नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है। इस पॉडकास्ट के साथ हम आपको वन्यजीव संरक्षण, वैज्ञानिक खोज और सरकारी पर्यावरण नीतियों की दुनिया के करीब लाएंगे। मैं हूँ चाहत यादव और मेरे साथ है मैं हूँ तृप्ति पाल। आज के पॉडकास्ट जंगल की आवाज में हम पहले आपको अपडेट करेंगे इटलैंड प्रोजेक्ट और EIA के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था। अगर आपने नहीं सुना है तो जाकर सुनिए। फिर हम बात करेंगे कोयले खनन की, जो वेस्टर्न घाट और देहिंग पटकई जो आसाम में है वहाँ हो रहा है। और फिर केरला में आए आदमी भक्षक की। आगे बढ़ते हुए हम बहुत दिलचस्प टॉपिक जैसे कि अलगल ब्लूम के बारे में बताएंगे और कैसे चाइना कोशिश कर रहा है वाइल्ड लाइफ ट्रेड खत्म करने की। आखिर में हम कैसे पुनः खोज कर रहे हैं सतत विकास करने की या कोविड-19 के गंभीर समस्या में, यह हम आपको बताएंगे। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। इस वर्चुअल दुनिया ने लोगों को एहसास दिलाया है कि पर्यावरणीय गिरावट से संबंधित विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए हम अच्छी तरह से तैयार नहीं हैं। पर इस समय हमारी सरकार द्वारा इस वेकअप कॉल को अनदेखा किया जा रहा है। सरकार कई पर्यावरणीय हानिकारक निर्णय ले रही है। सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का उपयोग कई प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी अनुमति देने के अवसर के रूप में किया है, जिसके पर्यावरण के लिए अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे। इटालियन प्रोजेक्ट के लिए FAC ने प्रस्ताव की ना तो सिफारिश की है और ना ही खारिज किया है, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, NTCA और पर्यावरण मंत्रालय के वन्यजीव प्रभाग को बोध से वंचित कर दिया। अब लोग NTCA पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि NTCA भारत में बाघों के संरक्षण के लिए एक संगठन है। राज्य सरकार द्वारा तैयार बाघ संरक्षण योजना को मंजूरी देना इनका मुख्य प्रशासनिक कार्य है और टाइगर रिजर्व्स के भीतर उद्योग और अन्य प्रोजेक्ट जैसे किसी भी पारिस्थितिक रूप से अपरिहार्य भूमि के उपयोग होने से रोकना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। और अब जब बाघों की उपस्थिति दिबांग घाटी में है, इसीलिए NTCA पर कई सवाल उठा रहे हैं। और अब जब बाघों की उपस्थिति दिबांग घाटी में है, इसीलिए NTCA पर कई सवाल उठ रहे हैं। बाघ अपने इकोसिस्टम में सबसे बड़े शिकारी है। बाघों के बिना पूरा इकोसिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। तो वर्तमान EIA अध्ययन से इस संबंध में पूरी तरह से अपर्याप्त है। क्या है EIA? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी भी विकास परियोजना के पर्यावरणीय परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि निर्णय लेने से पहले पर्यावरण पर एक परियोजना के प्रभाव का आकलन करना है या नहीं, और अगर परियोजना को पूरा करने का निर्णय लिया गया है तो उससे होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए बचने से उपायों का भी आकलन करता है। 2006 की EIA नोटिफिकेशन का उपयोग विभिन्न परियोजनाओं जैसे डैम्स, माइंस, थर्मल प्रोजेक्ट आदि को दी गई क्लियरेंस को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 12 मार्च 2020 को एक ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन 2020 का प्रस्ताव रखा जो 2006 की वर्तमान EIA नोटिफिकेशन को बदल देगा। यह नई नोटिफिकेशन भारत की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और रेगुलेशन पॉलिसी को इस तरह से बदल देंगे जिससे इन परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की जीवन और इकोलॉजी के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिए विजाक गैस लीक कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार LG पॉलीमर प्लांट EIA नोटिफिकेशन 2006 के तहत एक वैध पर्यावरण मंजूरी के बिना काम कर रहा था। अधिकारियों ने अभी भी 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी के नुकसान से नहीं सीखा है।
और यह वीजा गैस लीक इन अधिकारियों को एक सीख है कि EIA कितना महत्वपूर्ण है। भूमि उपयोग पैटर्न और चल रहे निर्माण के बदलाव के कारण केरल में बाढ़ आई थी। अब यह राज्य जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या के दबाव और अवैज्ञानिक तरीकों से भूमि का उपयोग के प्रभाव के बाद होने वाले परिणामों का सामना कर रहा है। तीसरा उदाहरण है आर्य-वन। EIA रिपोर्ट में पूरे इकोलॉजी को कवर करना था, लेकिन MMRC ने आर्य जंगल के जीवों की समृद्ध बायोडायवर्सिटी को शामिल नहीं किया। आर्य मीठी नदी का एक प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र है और यह बफर जो अतिरिक्त पानी सोखता है वो पेड़ों के गिरने से नष्ट कर देगा, जिसके दौरान बाढ़ की घटनाओं का संभावना बढ़ जाएगा। ये केवल कुछ उदाहरण है, लेकिन ऐसे कई अन्य हैं जिन पर कम ध्यान दिया गया है। EIA को नुकसान को कम करना था, लेकिन जो हो रहा है वो पूरी तरह से विपरीत है। नई EIA में कुछ समस्याएं हैं। पहला, जो परियोजनाएं मंजूरी प्राप्त करने में विफल रही थी या इसके लिए आवेदन किए बिना शुरू हुई थी, उन्हें मंजूरी मिल सकती है। दूसरा, केंद्र सरकार रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार जमा कर रही है, लेकिन इसका दुरुपयोग होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तीसरा, पहले परियोजना डेवलपर्स को हर 6 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन इस नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब उन्हें 1 वर्ष में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति देगी। उस अवधि में बहुत नुकसान हो सकता है बिना किसी को पता चले, और तब बहुत देर हो जाएगी। लेकिन ये गैर जिम्मेदार भारत का पर्यावरण मंत्रालय अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 10 मिनट में परियोजनाओं को मंजूरी दे रहा है। पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट एजेंडा बैठक के अनुसार 191 परियोजनाओं को मंजूरी के लिए विचार करना है, जो 10 एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटीज EAC द्वारा किया जाएगा। लेकिन उनके सिर्फ 2 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रत्येक परियोजनाओं के लिए सिर्फ 10 मिनट दिया गया है और 3 बैठक में 47 परियोजनाओं को पूरा किया है। EAC जानकारी के सत्यापन करने के लिए साइट विजिट करने में अभी सक्षम नहीं होगा, इसीलिए निर्णय पूरी तरह से परियोजना डेवलपर द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन पर निर्भर करेगा। इसीलिए अब हमें यह नहीं पता होगा कि उस दस्तावेजों का कितना हिस्सा सही है और कितना गलत। इसीलिए यह स्पष्ट है कि सरकार पर्यावरणीय जवाबदेही से बचने के लिए उद्योगों को आसान बनाने की कोशिश कर रही है। हम EIA के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें EIA के लिए अधिक मजबूत और बेहतर संगठन की आवश्यकता है जो इस पूरी प्रक्रिया को कमजोर न करे। अब जब आपने महसूस कर ही लिया है कि आज के तारीख की EIA सही नहीं है, लेकिन अगर इस नए EIA 2020 को मंजूरी मिल गई तो ये और भी बुरा होगा। हाल ही में हम खबरें सुन रहे हैं कि ब्रिटेन बिना कोयले की बिजली से पूरा 1 महीना चल रहा है। यही नहीं, पुर्तगाल भी कोयले पर आधारित बिजली के बिना 2 महीने चल रहा है। यहाँ तक कि यूरोप इस महामारी के दौरान पिछले कुछ कोयला इंडस्ट्रीज को तेजी से बंद कर रहा है। लेकिन भारत में स्थिति पूरी तरह उलट है। एनवायरमेंटलिस्ट्स, असम के छात्र और देश के कई लोगों ने दहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के अंदर माइनिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, लेकिन सरकार इनकी मांग नहीं सुन रहा है। अगर रिजर्व के अंदर माइनिंग चालू हो जाता है तो यह रिजर्व के अंदर की इकोलॉजिकल बैलेंस को नुकसान पहुंचाएगा। जो नुकसान दिबांग वैली में होगा, वैसा ही हालत इस रिजर्व का होगा। हाल ही के सभी समाचार उत्तर पूर्व भारत के ओर केंद्रित है, जबकि चुपचाप से वेस्टर्न घाट्स पर हमला हो रहा है। 13 मई 2020 को महाराष्ट्र राज्य ने यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से अनुरोध किया कि माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की अनुमति देने के लिए वेस्टर्न घाट्स में इको सेंसिटिव एरिया यानी ESA के रूप में प्रस्तावित 15% क्षेत्र को बाहर रखा जाए। यह प्रस्ताव केंद्र के सामने रखने का निर्णय 11 मई 2020 को लिया था। इस दिन वन मंत्री
संजय राठौड़ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में वरिष्ठ वन अधिकारियों ने निर्णय लिया कि राज्य पिछले ईएसए नोटिफिकेशन से 15% या 17 गांवों को बाहर करने का अनुरोध करेगा। यह बात महाराष्ट्र वन विभाग के एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जीत सिंह ने बताई, और यह बैठक और प्रस्ताव इसलिए रखा गया क्योंकि यह बात राज्य के इंडस्ट्रीज और माइनिंग बॉडीज से प्राप्त सुझावों के आधार पर आधारित है। इनका कहना है कि ईएसए के ड्राफ्ट में कुछ गांव हैं जो माइनिंग और एमआईडीसी के क्षेत्रों के भीतर आते हैं। अब यह ईएसए क्या है? ईएसए एक ऐसी जगह है जहां पर परियोजनाएं स्थापित करने पर प्रतिबंध है। 3 अक्टूबर 2019 को यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ईएसए ड्राफ्ट का प्रस्ताव दिया था। यह ड्राफ्ट 6 राज्यों में 56,825 वर्ग किलोमीटर में फैला है और वेस्टर्न घाट्स के 37% को शामिल करता है, जिसमें से 17,340 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र में है। अब तक राज्य वन विभाग ने 2,133 गांवों में से 358 गांवों को ईएसए से बाहर रखा है। लेकिन एक महीने बाद ही नवंबर 2019 में राज्य ने यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से कहा कि उनके ईएसए प्रस्ताव से राज्य ईएसए क्षेत्रों में 11% की कटौती की जाएगी और माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से 388 गांवों को सुरक्षा से वंचित किया जाएगा। याद रखिए, पहले 358 गांव बाहर थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 388 हो चुकी है। और इस प्रस्ताव के लिए राज्य ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया: राज्य के लिए आवश्यक विकास आवश्यकताएं। इस प्रस्ताव से संरक्षित क्षेत्र 17,340 हेक्टेयर से घटकर 15,359 हेक्टेयर रह जाएगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, यही घटना 2018 में भी हुई थी। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि वेस्टर्न घाट्स में कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज नहीं होगी। लाल श्रेणी यानी रेड कैटेगरीज के इंडस्ट्रीज जैसे पेट्रोकेमिकल, ऑयल रिफाइनरी, गलाने और इस्पात संयंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और केवल पन बिजली उत्पादन की अनुमति दी। यह भी कहा कि 20,000 वर्ग मीटर से बड़ी किसी भी निर्माण, माइनिंग, उत्खनन यानी क्वारिंग, थर्मल पावर प्लांट 50 हेक्टेयर या उससे अधिक की टाउनशिप पर प्रतिबंध लगाया गया। वह यह पैनल थी जिसने निर्णय लिया कि 37% वेस्टर्न घाट्स को ईएसए घोषित किया जाएगा। लेकिन उसी साल अक्टूबर में वेस्टर्न घाट्स पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार महाराष्ट्र में 2,133 गांवों को ईएसए घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राज्य ने केवल 2,092 गांवों को ही ईएसए के रूप में श्रेणी देने का प्रस्ताव दिया। राज्य का कहना था कि 388 अपर्वजित गांव ईएसए सीमा के आसपास नहीं हैं और कुछ को छोड़ दिया गया क्योंकि वे गांवों में पहले से ही माइनिंग चालू थी या उनमें नामित इंडस्ट्रियल एरिया पहले से ही मौजूद थे। सोचने वाली बात यह है कि 2019 में राज्य 11% कटौती ईएसए गांवों का प्रस्ताव रखा था, जो कि अब 15% हो चुका है। 2015 में भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट पैनल ने कोंकण में माइनिंग बिजली परियोजनाओं पर निलंबन की सिफारिश की राज्य से। जिन गांवों को निषेध किया जा रहा है उनमें से एक है दोदामार्ग सावंतवाड़ी कॉरिडोर, जो महाराष्ट्र गोवा सीमा में स्थित है और एक महत्वपूर्ण हाथी और बाघ कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर बाघ, तेंदुआ, हाथी, स्लॉथ बेर, प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां और राज्य पशु यानी स्टेट एनिमल इंडियन जायंट स्क्विरल का घर है। यह कॉरिडोर कोल्हापुर में राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कर्नाटक में भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जोड़ता है। इस कॉरिडोर में स्थित गांवों को माइनिंग के लिए खोला जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है 2010 में इसी क्षेत्र में 32 माइनिंग परमिट दिए गए थे। इस क्षेत्र में 4 खदानें पहले से ही चालू है। यही नहीं, 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इस क्षेत्र को ईएसए घोषित किया जाए।
उसके बावजूद राज्य ने इसे ESA घोषित नहीं किया। इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 2500 से अधिक वर्ग किलोमीटर की निषेध से निश्चित रूप से इन गांवों के लिए, स्थानीय समुदायों के लिए सामाजिक अशांति पैदा होगी। ESA को स्थानीय स्थिति पर विचार किए बिना या किसी भी सार्वजनिक मशवरे को आयोजित किए बिना घोषित किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक निर्णय होने की तुलना में निर्णय को अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है, कहते हैं कांची कोली, जो कि दिल्ली में स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में एक पर्यावरण शासन विशेषज्ञ है। और सच भी है। कलाने नामक गांव के निवासियों ने एक प्रस्ताव पेश किया कि वे माइनिंग नहीं चाहते क्योंकि इससे उनके कृषि खेत नष्ट हो जाएंगे और समृद्ध वनस्पतियों और जीवों को भी नुकसान पहुंचेगा। पर एक माइनिंग फर्म द्वारा तैयार की गई EIA रिपोर्ट में चिरस्थायी जल निकायों यानी पेरेनियल वाटर बॉडीज, नदियों और उगाड़े गांव के आरक्षित वन का उल्लेख नहीं किया गया। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के अनुसार 60% घाटों पर मनुष्य का वर्चस्व है, 40% प्राकृतिक लैंडस्केप का है और इस 40% में से 37% जैविक रूप से समृद्ध है। वेस्टर्न घाट्स कोंकण तट की पूरी लंबाई जितना लंबा है। यह मत भूलिए कि महाराष्ट्र देश का तीसरा बड़ा राज्य है। इस राज्य में मौजूद वेस्टर्न घाट्स की जैव विविधता की मात्रा की जरा कल्पना करें। केरला राज्य पूरी तरह से वेस्टर्न घाट्स पर स्थित है। कर्नाटक का लगभग 50% हिस्सा वेस्टर्न घाट से ढका है। कल्पना कीजिए कि इस क्षेत्र में वनों की कटाई की मात्रा कितनी बढ़ रही है। पिछले 5 से 6 वर्षों में भारत ने 1,20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र खो दिया है और सबसे अधिक वेस्टर्न घाट्स से है, जो पिछले 17 वर्षों में 20,000 हेक्टेयर खो चुका है। 2012 से 2017 के बीच कर्नाटक ने 10,000 हेक्टेयर वन आवरण खोया है। कर्नाटक और केरल का संयुक्त नुकसान पिछले 3 वर्षों में 30,000 हेक्टेयर है। इसका असर दिखना चालू हो गया है। कावेरी नदी जो कभी नहीं सूखती थी, वह अब सामान्य मानसून होने के बावजूद सूख रही है। यह अपरिमेय है। वेस्टर्न घाट्स दुनिया की सबसे पुरानी भूमि में से एक है। इसकी रचना 150 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और यह हिमालय से भी पुराना है। उपरोक्त सभी खबरों के साथ यह एक विचार आता है कि लोग अपनी परियोजनाओं को बार बार खारिज करने के बाद भी इस जैव विविधता हॉटस्पॉट के पीछे क्यों है। यह इन लोगों के इरादे को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। EIA ड्राफ्ट में संशोधन उन कंपनियों के लिए भी आसान बनाता है जो जैव विविधता हॉटस्पॉट का इन क्षेत्रों में अतिक्रमण और पारिस्थितिक संतुलन को नष्ट करना चाहते हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि सरकार इन कंपनियों और इन इंडस्ट्रीज की मदद कर रही है जो इन क्षेत्रों में कई वर्षों से अवैध रूप से माइनिंग कर रहे हैं। जी हाँ, कई माइनिंग कंपनियां बिना पर्यावरणीय मंजूरी के कई हिस्सों में गतिविधियों को अंजाम दे रही है और हालिया EIA इन अवैध गतिविधियों को कानूनी बनाने का एक तरीका है। अब यह एक बड़ी समस्या क्यों है? कोयले की उपलब्धि प्रचुर मात्रा में है। विश्वीय भंडार का अनुमान 1 ट्रिलियन टन है, जो हमारे वर्तमान उपभोग के आधार पर अगले 200 वर्षों के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकता है। लेकिन जो मात्रा हम उपयोग कर रहे हैं, अगर ऐसा ही करते रहे तो यह उपलब्धि सिर्फ 200 साल तक ही चलेगी। 200 साल बाद क्या? यह एक ऐसा ईंधन है जो एक समाज को निरंतर शक्ति प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन अगर हम सभी रिन्यूएबल एनर्जीज को मिला दें तो एक निरंतर शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। हमारे कई मौजूदा बुनियादी ढांचे विशेष रूप से कोयले का उपयोग करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसलिए एक अच्छी यूटिलाइजेशन रेट कोयले की होती है। हमारी कई ईंधन और बिजली उत्पादन तकनीकें कोयले का उपयोग करने के लिए डिजाइन की गई है। इस प्रकार कम पूंजी निवेश का फायदा है, खासकर जब इससे परमाणु या रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों से तुलना करें। कोयले को विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार एक तरल या गैस में रूपांतरण किया जा सकता है। एक ऐसा ईंधन बन सकता है जो साफ हो। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक ज्वलन यानी कंबशन के दौरान
उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकता है और इस प्रकार वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की रिहाई को रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ तक कि स्वच्छ कोयले में मीथेन का उच्च स्तर होता है। CCS टेक्नोलॉजी यानी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी केवल कार्बन डाइऑक्साइड को संबोधित करती है और वर्तमान तकनीकें अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पर्यावरणीय दूषित पैदा करती है। यह तकनीक मीथेन को संबोधित नहीं करती, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी बदतर है। मीथेन समुद्र के तल में डूब सकता है और समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि CCS कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड सोख ले, क्योंकि कोयले में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। कोयला एक ही पावर प्लांट में ड्यूअल फ्यूल सोर्स बनाने के लिए बायोमास तकनीकों जैसी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कोयले का कम मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। कोयला इंडस्ट्री पर्यावरणीय सुरक्षा से पूरी तरह समझौता किए बिना अपना प्रभाव बनाए रख सकती है। कोयला रेडिएशन का निर्माण कर सकता है। जी हाँ, कोयले की राख नामक बाय प्रोडक्ट से रेडिएशन उत्पन्न होता है। साइंटिफिक अमेरिकन के अनुसार एक कोयला प्लांट परमाणु ऊर्जा प्लांट की तुलना में 100 गुना अधिक रेडिएशन का उत्पादन कर सकता है। कोयले की कंबशन से मर्क्यूरी, नाइट्रस ऑक्साइड और भारी धातुएं उत्पन्न हो सकती है। कोयले की राख को सांस लेने से समय के साथ फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। इससे ब्लैक लंग डिसीज यानी काले फेफड़े की बीमारी जैसे बीमारियां भी होती है, जो लाइलाज है और 100% घातक है। खानों में रिलोकेशन और विनाश होता है। कई माइनर्स ओपन कास्ट विधि का इस्तेमाल करते हैं, जो स्थानीय पशु आवासों को नष्ट करने का कारण बनता है। हरित स्थान, जलमार्ग और अन्य स्थान कोयला प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, जो तेजी से तबाही के साथ खेतों और जंगलों को खत्म कर सकता है। कोयले खनन यानी माइनिंग से जुड़ी आग भूमिगत जलन यानी अंडरग्राउंड बर्निंग का निर्माण करती है, जिससे निकालना मुश्किल हो सकता है। स्थापित समुदायों को कभी कभी कोयला खानों के प्रदूषण से बचने के लिए और लोगों को उनके घरों से विस्थापित करने के लिए स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, भारतीय परिदृश्य में मिनरल्स को निकालने के लिए पहाड़ों को खोला और खोदना पड़ता है। जो अवशेष रह गया है वे भारी धातुओं से भरे पानी के बड़े गड्ढों में भर जाते हैं। माइनर्स कभी भी छेद को फिर से भरने या पर्यावरणीय प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए देशी वनस्पति को फिर से भरने की परेशानी नहीं उठाते। ये प्रथाएं विनाशकारी है। वे पर्यावरण को अप्राप्य छोड़ देते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर यह जारी रहेगा तो वनों की कटाई की मात्रा और ये गतिविधियां वास्तव में हमारे ग्रह को उबलता हुआ ग्रह बना देगी। वेस्टर्न घाट्स को कभी कभी भारत का महापर्व भी कहा जाता है। वेस्टर्न घाट्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसका अर्थ है कि यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी है। यह एक ऐसी जगह है जिस पर दुनिया गर्व करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज द्वारा संरक्षित है। भारत ऐसी 38 क्षेत्रों का घर है और यह सारी वेस्टर्न घाट्स में मौजूद है। वेस्टर्न घाट में देश के वनस्पतियों और जीवों का एक बड़ा हिस्सा है जो भारत के लिए एंडेमिक है। यह भारतीय मानसून वेदर पैटर्न्स को भी प्रभावित करता है। हुबली अंकोला रेलवे लाइन क्षेत्र को नष्ट करने के उदाहरणों में से एक है। विडंबना यह है कि इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर यानी 21 मार्च को मंजूरी दी गई। करीब 600 हेक्टेयर जंगल कुल्हाड़ी से उड़ाए जाएंगे। हाल ही में अनोखे इकोसिस्टम्स को सहारा देने वाले रॉक पूल पुणे में पाए गए। यही नहीं, गेकोस की 6 नई प्रजातियां पाई गई है और यह सबसे पुराने गेकोस में से एक है, जो लगभग 58 मिलियन वर्ष पहले भारत में विकसित हुआ था। मीठे पानी की मछलियों की खोज की गई है और एक सांप की नई प्रजाति भी पाई गई। यह सब इसी साल वेस्टर्न घाट्स में हुई है। ऐसी जगह जहाँ खोज करने के लिए बहुत कुछ है। कोयला खनन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इस रहस्यमय प्राणियों को गायब कर देगी। यही नहीं, पूरे वेस्टर्न घाट्स के साथ के स्थानों का मौसम प्रभावित होगा और प्रभाव पहले से ही दिखाई दे रहा है। जैसे कावेरी नदी सामान्य मानसून के बावजूद सूख रही है। यह उच्च समय है कि हम कुछ लोगों की जेब भरने की खातिर माइनिंग के लिए खोले जा रहे जंगलों और गांवों के खिलाफ आवाज उठाएं। जोखिम बहुत है, लेकिन हमारा भविष्य दांव पर है। अब मेरी को स्पीकर अंजलि
उत्तर पूर्व भारत में देहिंग पटका एलिफेंट रिजर्व में हो रहे मुद्दे पर बात करेगी। आज मैं आपको देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व के बारे में बताऊंगी। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL ने सिफारिश की है कि 98.59 हेक्टर आरक्षित वन भूमि का एक हिस्सा, जो देहिंग पटकई हाथी रिजर्व का एक हिस्सा है, वह कोयले के उत्तर पूर्वी कोयले क्षेत्र लिमिटेड द्वारा कोयले खनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 17 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने स्थायी समिति की 57वीं बैठक की। बाकी क्षेत्र में भूमिगत कोयला खनन के लिए विचार किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। रिजर्व के अंदर कोयला खदान का पता लगाने के प्रस्ताव पर पिछले साल 18 जुलाई को बोर्ड की 54वीं बैठक के दौरान यह विचार किया गया था, जब यह निर्णय लिया गया था कि एक समिति जिसमें विख्यात हाथी विशेषज्ञ और NBWL के सदस्य प्रोफेसर R सुकुमार, वन्य जीव प्रभाव के प्रतिनिधि होंगे और असम के राज्य प्रमुख वन्य जीव वार्डन स्थल का दौरा करेंगे और मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। पर्यावरण मंत्रालय को कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की भी व्यवस्था करनी थी। R सुकुमार ने NBWL को प्रस्तुत किया कि 57.02 हेक्टर वन भूमि का उपयोग पहले ही कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खनन के लिए किया जा चुका है और शेष 41.39 हेक्टर अखंड क्षेत्र में बचे हैं। यह मीटिंग में उन्होंने कहा। NBWL बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। अब मैं आपको यह कोयले खनन की अच्छी बातें बताऊंगी। कोयले की उपलब्धता इसे बहुत सस्ती बनाती है। इंडिया में कोयला अच्छे मात्रा में पाया जाता है, जिससे करीब 56.90% एनर्जी आती है। यह कोयला किसी अन्य सूरज या हवा पर डिपेंड नहीं है, इसी कारण हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलती रहती है और हमारा फॉरेन कंट्रीज पे फॉसिल फ्यूल का डिपेंडेंट भी कम हो जाता है। अब मैं आपको इसकी बुराइयां बताऊंगी। प्रस्तावित क्षेत्र एक पहाड़ी ढलान पर है, जो कि पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के अच्छे वन क्षेत्र से सटे देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें हाथियों की आबादी के साथ देवमाली एलिफेंट रिजर्व भी शामिल है। यह जगह पहले से ही खतरे में है। ऑयल रिफाइनरी और गैस ड्रिलिंग के कारण करीब 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर एलिफेंट कॉरिडोर भी है यह प्रोजेक्ट साइट से। अगर हम यह प्रोजेक्ट चलाएंगे तो और बड़ी मात्रा में पोल्यूशन होगा। अगर एक बार यह प्रोजेक्ट पास हो गया तो नुकसान बढ़ता ही जाएगा और जानवरों पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर हम दोनों पल्लों को नापे तो बुराई ज्यादा है और अच्छी बातें कम। इसलिए हमें और पर्यावरण के अनुकूल तरीके ढूंढने चाहिए और उन्हें आजमाना चाहिए। 2003 से 2019 की पहली 6 महीनों तक खनन की गतिविधि बिना किसी मंजूरी प्रमाण पत्र के चल रही थी। 1973 में CIL को 30 वर्षों के लिए एक खनन पट्टा दिया गया था। इसकी समाप्ति के बाद CIL को वन मंजूरी के लिए आवेदन करना था, लेकिन उन्होंने केवल 2012 में आवेदन किया। 2003 से 16 साल के लिए आरक्षित वन के अंदर अवैध खनन करने के लिए असम वन विभाग ने PSU प्रमुख कोल इंडिया लिमिटेड पर 43.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आगे बढ़ते हुए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और वहां के लोकल उसे बचाने में मदद कर रहे हैं और हमें भी उनका साथ देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ये पॉडकास्ट अब ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसी अलग अलग एनवायरमेंट रिलेटेड जो न्यूज है वो सब तक पहुंचती रहे और आप भी अपनी आवाज उठाइए इस विषय पर और बाकी जो भी पर्यावरण को नुकसान देने वाली योजनाएं बन रही है उस पर हम मिलकर करेंगे तो हम इसका उपाय ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद। जानवर एक दूसरे के साथ कई जटिल तरीकों से इंटरैक्ट करते हैं। हालांकि हम इन इंटरैक्शन के बारे में कुछ सामान्य बयान दे सकते हैं। यह हमें उस भूमिका को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाता है जो प्रजातियां अपने इकोसिस्टम के भीतर निभाती है और कैसे प्रजातियां अपने आसपास की प्रजातियों को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इस महीने की शुरुआत में वन विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से एक स्नो लेपर्ड को पकड़ा, जिसने पिछले 4 दिनों में
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में 40 से अधिक भेड़ों को मार डाला था। काजा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर DFO हरदेव नेगी ने कहा कि शनिवार को स्पीति के गेओ गांव में स्नो लेपर्ड को पकड़ लिया गया। स्नो लेपर्ड को शिमला जिले की कुफरी में हिमालयन नेचर पार्क में भेजा गया था और अब जल्द ही वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा और संभवतः अपनी मां और हिमाचल प्रदेश के वन्य जीवों के साथ फिर से जुड़ सकता है। बेंगलुरु में लगातार हो रहे लॉकडाउन को देखते हुए आवारा कुत्तों ने भी लोगों की तरह स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग्स, माउस डियर, जंगली सुअर, कछुए, मोर और अन्य प्रजातियों को मारना शुरू कर दिया, चाहे वो संरक्षित है या नहीं। अगर आवारा कुत्ते भूखे होते हैं, जैसा कि सब कुछ बंद है आजकल, शहरों में अपनी नौकरी खो चुके लोग घर लौट आए हैं और दोनों के लिए वन्यजीव प्रोटीन युक्त भोजन का एक आसानी से उपलब्ध स्रोत है। पिछले 10 दिनों में वन अधिकारी लगातार अपने काम कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में वन्य जीवों को मारना और डराने के केसेस बढ़ गए हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास के क्षेत्र में आवारा कुत्तों द्वारा हिरण और जंगली सुअरों की हत्या तेजी से बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु, तुमाकुरु, चिक्कामगलुरु, शिवमोगा, कोडागु, चामराजनगर और उत्तर कर्नाटका के जिलों से घटनाएं सामने आई है। सोसाइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ वेटरनेरियंस के साउथ चैप्टर के सेक्रेटरी डॉक्टर HS प्रयाग कहते हैं, आवारा कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा है और वो हिरणों को मार रहे हैं जिन्हें जंगल में रहने की जरूरत है। यह कुत्ते रेबीज और कनाइन डिस्टेम्पर ले जा सकते हैं। टीकाकरण निशान के साथ यह इंटरफेस होने पर हमेशा जोखिम भरा होता है। हमेशा बीमारी के चरण की संभावना होती है जो कि एक बार फ्री रेंज वन्य जीवों में फैलने के बाद नियंत्रित करना असंभव है। जैसे कि तृप्ति ने बताया इतने सारे पशु संपदों के बारे में, कैसे एक जानवर दूसरे से संपर्क करता है। पर हाल ही में जो केरल में हुआ वह है मानव वन्यजीव संघर्ष, यानी मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। 15 मई 2020 को तिरुवनंतपुरम के सन्नीतोड़े गांव में एक बाघिन ने 38 वर्षीय रबर ट्रैपर पर हमला किया। पीड़ित का नाम बिनीश मैथ्यू बताया गया है। 6 मई को उस पर हमला किया गया। उसके चिल्लाने की आवाज से उसके साथी उसे बचाने के लिए दौड़े और जो कुछ उन्होंने देखा वह पास की झाड़ियों में एक बाघ था। बाघिन ने प्लांटेशन से एक रबर ट्रैपर पर हमला किया और घसीटा, लेकिन पीड़ित के शरीर को छोड़ दिया और जंगल में गायब हो गई। इस घटना के बाद लगभग 13,000 निवासियों ने अपने घरों के अंदर अपने आप को बंद कर लिया है। कुछ दिनों के बाद एक बाघ को फिर से कुत्तों और मवेशियों पर हमला करते हुए अन्य गांवों में देखा गया। इन बड़ी बिल्लियों के कई जगह होने के कारण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने गांवों में निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। उस बाघिन को पकड़ने के लिए 3 किराए के पेशेवर शिकारियों के साथ 50 वन अधिकारी और पशु चिकित्सकों के साथ पिंजरे और ट्रैंकुलाइजर्स है। बाघ के किसी भी सुराग के लिए वह जंगल की छानबीन कर रहे हैं। अब तक अधिकारियों के पास ड्रोन और नाइट विजन कैमरा की तस्वीरें ही है। पगमा के अनुसार बाघिन 5 साल की है। कैमरा ट्रैप्स को उन क्षेत्रों के आसपास रखे जाएंगे जहां बाघिन को देखा गया था। टीम सुराग की तलाश में लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलती है रोज। गांव के निवासियों और वन अधिकारियों ने बाघिन को लुभाने के लिए एक बकरी को एक पिंजरे में रखा था, लेकिन इसके बजाय वह बाघिन ने एक गाय पर हमला किया। पंचायत सदस्य ने कहा कि यह पहली बार है जब वे बाघ के खतरे का सामना कर रहे हैं। अतीत में उन्होंने जंगली सुअर, हाथी और अन्य जानवरों के खतरों का सामना किया है, लेकिन कभी बाघ का नहीं। विशेषज्ञों का भी कहना है कि केरल में बाघ के हमले सामान्य बात नहीं है। अफसोस की बात यह है कि अगर अधिकारी बाघ को पकड़ने या शांत करने में असफल होते हैं तो उस बाघिन को गोली मारनी पड़ेगी। यह बात राज्य के वन मंत्री के राजू ने कही, लेकिन वन अधिकारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेंगे। अब कुछ लोगों ने पहले से ही उसे आदमखोर के रूप में नामित किया है, जो बिल्कुल गलत और अन्यायपूर्ण है। उच्च संभावनाएं हैं कि यह बाघिन जंगल से बाहर भटक गई थी और गलती से प्लांटेशन वर्कर पर हमला किया हो, या
इससे भी बुरा मामला यह हो सकता है कि बाघिन घायल और परिस्थितियों के कारण इसने जीवित रहने के लिए हमला करने पर मजबूर हो गई हो। बाघ वे जानवर है जो उन जानवरों को मारना पसंद करते हैं जो तेज और विशाल है, और वे शायद ही कभी मनुष्यों के संपर्क में आते हैं क्योंकि हम बड़ी संख्या में रहते हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं का मुख्य कारण यह है कि मानव अपने आवासों का अतिक्रमण कर रहा है और इसे नष्ट कर रहा है। बाघों की संख्या सख्त नीतियों के कारण बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन और वनों की कटाई ने बाघों को और अन्य बड़ी बिल्लियों जैसे तेंदुए और यहाँ तक कि हाथियों को भोजन या क्षेत्र के लिए जंगल से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। बाघों और तेंदुओं जैसी कई बड़ी बिल्लियों को एक दूसरे के बहुत करीब रहने के लिए मजबूर किया जाता है और वर्षों से अपने एकांत जीवन के बावजूद साथ रहने का अनुकूलन किया है। उन्होंने एक दूसरे की उपस्थिति को सहन करना सीख लिया है, लेकिन जब क्षेत्र बहुत कम हो जाता है तो वे बाहर उद्यम करते हैं। यह वही समय है जब मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष शुरू होता है। कल्पना करें कि आपको पूरा जीवन लगभग एक बड़े स्थान पर रखे और अचानक से वर्षों में एक छोटे से स्थान पर रहने के लिए मजबूर किया जाए। बाघों और तेंदुओं को अपने क्षेत्र के रूप में किलोमीटर के क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान समय के साथ लगभग असंभव है। और सिर्फ इसीलिए कि एक बाघ ने एक इंसान को मार दिया है, उसे बिना किसी ठोस सबूत के आदमखोर नहीं कहा जा सकता। एक ही मानव को मारना इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि जानवर मानव मांस से प्यार करता है और एक आदमखोर है। ऐसी भी संभावनाएं हैं कि इसने हमला किया क्योंकि यह खतरा महसूस कर रहा था, या भोजन की कमी थी, या घायल हो गया था और शिकार नहीं कर सकता था। अवनी का मामला बाघों के प्रमुख उदाहरणों में से एक है, जिसे आदमखोर के रूप में कहा गया है और बेहोश करने के बजाय मार दिया गया। इन जानवरों के जीवन को इतना कम मूल्य देते हैं कि कोई भी चकित हो जाएगा। अवनी को यह जानने के बावजूद मार दिया गया कि उसके पास ऐसे शावक हैं जो उसके बिना जीवित नहीं रह सकते और जो जानते हैं कि उनकी मां के मरने के बाद उनके साथ पता नहीं क्या होगा। तनाव की कल्पना करें जो इन शावकों को तब झटका लगा होगा जब उन्हें एहसास हुआ होगा कि उनकी मां को मार दिया गया है, और वह भी किसके लिए? उन लोगों के लिए जो सिर्फ अपनी स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, जो अपनी जेब कुछ पैसों से भरना चाहते हैं। यदि मानवीय संदर्भ में ऐसा होता तो लोग सड़कों पर आ जाते और क्रोधित होते। केरल एक ऐसा स्थान है जहां पूरी तरह से वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। बस्तियों, प्लांटेशन और क्या नहीं के लिए इतने बड़े जंगलों को काटा जा रहा है। उन जानवरों पर तनाव की कल्पना कीजिए जो कुछ दशक पहले इन जमीनों पर खुलेआम घूमते थे, पर अब उनको पता नहीं क्या सामना करना पड़ेगा। जंगल सिकुड़ रहे हैं और इसीलिए उनके आवाज भी सिकुड़ रहे हैं। हम जितने अधिक जंगल काटेंगे उतना ही मानव वन्यजीव संघर्ष होगा। इसीलिए एक बाघ आदमखोर कहना पक्षपाती है और इन संघर्ष का मुख्य कारण मानव शास्त्रीय गतिविधियां है। इसलिए अगर हम अपने आप को और इन अद्भुत जानवरों को संरक्षित करना चाहते हैं और उनके साथ संघर्ष को कम करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके आवास स्वस्थ रहे ताकि हमारे जंगल संरक्षित रहे। आज मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताने वाली हूँ जो हाल ही में हमारे शहर में हुई है। क्या आपने तलावे वेटलैंड के बारे में सुना है? जो पूरे क्षेत्र को हम NRI परिसर कहते हैं और यह नवी मुंबई में स्थित है। फ्लेमिंगो और कई प्रवासी पक्षी हजारों की संख्या में इस जगह पर आते हैं जो अलगे और समुद्री इन्वर्टिब्रेट पर फीड करते हैं। अभी हाल ही में एक जगह पर पानी गुलाबी हो गया। BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने यह पता लगाने के लिए कार्य किया है कि पानी के इस रंग के पीछे क्या कारण है। गुलाबी झीलों के ऐसे अन्य उदाहरण भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में लेक हीलियर अपने बबल गम गुलाबी रंग के लिए प्रसिद्ध है, जो पानी को बाहर निकालने पर भी अपना रंग नहीं खोता। यह लेक हीलियर पहली बार हमें 1802 में मिला था,
ब्रिटिश नेविगेटर और कार्टोग्राफर मैथ्यू फ्लिंडर ने इसकी खोज की थी। लेक हिलियर का जो एक्जेकॉस है या बबल गम कलर का, वो अभी तक श्योर से हमें पता नहीं चला है, पर यह कहा जाता है और साइंटिस्ट इसे मानते हैं कि जो माइक्रो अलगे डुनेलिया सेलिना है, यह उसका मुख्य कारण है। डुनेलिया सेलिना 0.2% से लेकर 33% तक बहुत अधिक नमक सांद्रता को सहन करने में सक्षम है। ये छोटे क्रिटोज कैरोटीनॉइड पिगमेंट बीटा कैरोटीन जो गाजर में भी पाए जाते हैं और टमाटर में भी का उत्पादन करते हैं, जो कि झील के पानी के बबलगम रंग का कारण है। झील के नमक क्रस्ट में बड़ी मात्रा के होलोफिलिक बैक्टीरिया और आर्किया भी हैं, जो झील के दिलचस्प स्वरूप का कारण भी हो सकते हैं। ये गैर अलगल सूक्ष्म जीव भी अपने कोशिका झिल्ली के भीतर एक समान कैरोटीनॉइड पिगमेंट का उत्पादन करते हैं, जो या तो झील के समग्र रंगाई के लिए मुख्य कारण है या योगदान कारक है। ऐसे ही और झील हैं, जैसे कि सेनेगल के तट पर एक और प्रसिद्ध झील है जिसे लेक रेटबा कहा जाता है। यह झील डकार रैली सड़क दौड़ के लिए फिनिश लाइन थी और इसका उपयोग अक्सर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा नमक की फसल के लिए किया जाता है। इसी तरह तलवई झील को गर्मियों में वहां बनने वाली अत्यधिक खारी परिस्थितियों के कारण एक समान शैवाल यानी अलगे के खिलने का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि पानी का वशीकरण यानी एवोपरेशन होता है और नमक पीछे रह जाता है। फ्लेमिंगो पड़ोसी राज्य गुजरात में प्रजनन करते हैं और फिर अपने प्रवास के दौरान यहाँ से उड़ान भरते हैं। वे समुद्री शैवाल से पंखों का अपना गुलाबी रंग प्राप्त करते हैं, जिसमें वे लाल अलगे भी शामिल हैं। हालांकि इस वर्ष उनकी संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। यह निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है, और अगर यह वेटलैंड संरक्षित है तो कौन जानता है, शायद पक्षी हमारे शहर को संभावित प्रजनन स्थल के रूप में मानना शुरू कर देंगे। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि लास अलगे वास्तव में रंग के लिए जिम्मेदार है या नहीं, और यदि हाँ, तो यह फ्लेमिंगो और पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक शानदार अवसर हो सकता है। अब वन्य जीवों के व्यापार को खत्म करने के लिए चीन के कदम के बारे में जानते हैं। कोरोना वायरस, जो कि एक टाइप का जूनोटिक रोग है, यह वायरस जानवरों से मनुष्य में फैलता है जब वन्य जीवों के बाजारों से जंगली मांस का सेवन किया गया हो। यह वेट मार्केट वन्य जीवों की मांस अवैध रूप से बेचता है। वेट मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां अलग अलग तरह के जानवरों के मांस बेचे जाते हैं। इन अवैध कार्यों के कारण जानवरों के वायरस से उत्परिवर्तन और मनुष्यों को संक्रमित करने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इस वायरस की शुरुआत चीन से हुई थी। तो क्या चीन ने वेट मार्केट बंद कर दिए? असल में चीन ने कभी भी अपने वेट मार्केट को बंद करने का आदेश दिया ही नहीं था। यह वेट मार्केट सस्ती भोजन और कई लोगों के लिए रोजी रोटी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जंगली जानवरों के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण मनुष्यों में कई रोग फैलते हैं। अब चीन ने वन्य जीव व्यापार को खत्म करने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। 24 फरवरी पर चीन ने सबसे अधिक जंगली जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। जूनोटिक बीमारी को रोकने की मदद करने के लिए अवैध वन्यजीव व्यापार को खत्म करें। राष्ट्रीय जनता कांग्रेस (NPC) द्वारा निर्णय लिया गया कि वन्यजीव संरक्षण कानून द्वारा वन्यजीवों के सभी शिकार, व्यापार, परिवहन और खाने पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। चीन इस व्यवसाय में लोगों को सब्सिडी देने की पेशकश करता है और उन्हें पशुधन प्रजनन या फल या सब्जी की खेती करने में मदद करता है। यह जानवर के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करता है कि कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। स्थानीय संरक्षणवाद, व्यापारियों द्वारा उल्लंघन, खान पान व्यवसाय और अन्य खराब कानून प्रवर्तन के कारण प्रतिबंध को लागू करने की चुनौतियां हैं। इस योजना में फर, पारंपरिक दवाओं और मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले जंगली जानवरों को शामिल नहीं किया गया है। हम मनुष्यों को समझना चाहिए कि जीवन तभी चलेगा जब उनके अपने पारिस्थितिक तंत्र में जानवरों
और मनुष्यों का सहअस्तित्व हो। यह वह समय है जिसे हमें समझना चाहिए और सभी अवैध शिकार और वन्य जीव व्यापार गतिविधियों को रोकने की कोशिश करें, और हमें इस सभी के बीच सकारात्मक रूप से फैलाना होगा। हमें अपने आप को बार बार याद दिलाना होगा कि मनुष्य इस पृथ्वी के मालिक नहीं है, बल्कि एक तुच्छ जीव है जो अन्य जीवों की तरह इस पृथ्वी का एक हिस्सा है। जैसे कि हम गए 2 महीनों से लॉकडाउन में हैं, उस वजह से हमारी प्रकृति ने उसका बहुत फायदा उठाया है। बहुत सारी खबरें आ रही है कि प्रकृति में सब ठीक हो रहा है। विभिन्न खबरें जैसे कि नदियों के पानी में सुधार, नदी जैसे गंगा और यमुना में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वह बढ़ गई है और नाइट्रेट की संख्या में कमी आ गई है। यह सब इंडस्ट्री बंद होने का परिणाम है। हमारे एयर क्वालिटी भी अच्छा हो रहा है। काठमांडू से हिमालय के पहाड़ दिख रहे हैं और ऐसे और भी खबरें हैं। धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश का हमें जलंधर से दिख रहा है, जो 200 किलोमीटर दूर है। नागरिक ने माउंट कंचनजुंगा सिलगुड़ी से और माउंट एवरेस्ट बिहार से देखे। यह करीब 30 साल बाद हो रहा है। हमारा जो भूजल यानी ग्राउंड वाटर रिजर्व है वो बहुत लंबे समय से कम था, पर मार्च 22 से अप्रैल 25 में बढ़ गया है। यह बेंगलोर की एक रिपोर्ट कहती है। जैसे कि पिछले पॉडकास्ट में आपको मैंने समुद्री कछुओं के बारे में बताया था, वैसे ही अन्य जीव भी मजे ले रहे हैं इस लॉकडाउन का। जैसे हम सब जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत लॉस हुआ है। हम सबसे ज्यादा चपेट में हैं क्योंकि बहुत लोगों के जॉब जा चुके हैं, गरीबी बढ़ गई है और पर कैपिटा इनकम कम हुआ है। करीब 135 मिलियन जॉब जा सकते हैं और करीब 120 मिलियन लोग गरीबी का शिकार हो सकते हैं, जिस वजह से आमदनी, खर्चे और सेविंग्स खत्म होंगे। हम डब्ल्यू शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी करेंगे। संभावित जीडीपी 10.8 फाइनेंशियल ईयर में होगा। यह कोरोना वायरस महामारी ने हमें यह सिखाया है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसी कारण हमारा ग्रोथ प्राकृतिक नियम को संभालते हुए, सामाजिक रूप से समावेश करते हुए, संचारात्मक रूप से लचीला होना चाहिए, क्योंकि हम अगर यह न करें तो लॉकडाउन के पहले वाले सिचुएशन में चले जाएंगे और जो इतने पॉजिटिव चेंज हुए हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे। कोविड-19 ने हमें मौका दिया है एक बार और सतत विकास करने के लिए, तो उसका क्यों ना फायदा उठाया जाए। तो हमारा वेस्ट जो विभिन्न जगह से आता है वह हमें डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट का पालन करना चाहिए और नेचर बेस्ड सोल्यूशन यूज करने चाहिए जो इको फ्रेंडली है, लिक्विड वेस्ट के लिए अच्छा भी है, और जो बड़े कारखाने जैसे कि दवाइयों के, कागजों के, उन्हें सही तरीका आजमाना चाहिए और ZLD के तरफ जाना चाहिए। उनका बायो ट्रीटमेंट, जो वेस्ट वो बाहर निकालते हैं उसका बायो ट्रीटमेंट होना चाहिए नदियों में भेजने से पहले, ताकि नदी में यह कचरा ना जाए। उसी तरह हमें बायो कंपोजिट बनाना चाहिए। यह एक उत्तेजित करने वाला उत्तर है हमारे कभी ना खत्म होने वाले इंडस्ट्रीज के डिमांड के लिए। यह स्ट्रक्चर्स में हम नेचुरल फाइबर्स के मैट्रिक्स मिलाकर सिलते हैं। उसकी स्ट्रेंथ, रिसाइक्लेबिलिटी के कारण हमें बायो कंपोजिट प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। हम सबको यह सीखना चाहिए और हमें यह अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए और इसे प्रकृति के संबंध में करना चाहिए। हमें यह अडॉप्ट करके ये सिचुएशन में सीख कर आगे बढ़ना चाहिए और अपना विकास करना चाहिए। धन्यवाद। आज मैं आपको देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व के बारे में बताऊंगी। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL ने सिफारिश की है कि 98.59 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि का एक हिस्सा, जो देहिंग पटकई हाथी रिजर्व का एक हिस्सा है, वह कोयले के उत्तर पूर्वी कोयले क्षेत्र लिमिटेड द्वारा कोयले खनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 17 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने स्थायी समिति की 57वीं बैठक थी। बाकी क्षेत्र में भूमिगत कोयला खनन के लिए विचार किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा।
रिजर्व के अंदर कोयला खदान का पता लगाने के प्रस्ताव पर पिछले साल 18 जुलाई को बोर्ड की 54th बैठक के दौरान यह विचार किया गया था, जब यह निर्णय लिया गया था कि एक समिति जिसमें विख्यात हाथी विशेषज्ञ और NBWL के सदस्य प्रोफेसर आर सुकुमार वन्य जीव प्रभाव के प्रतिनिधि होंगे और असम के राज्य प्रमुख वन्य जीव वार्डन स्थल का दौरा करेंगे और मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। पर्यावरण मंत्रालय को कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की भी व्यवस्था करनी थी। आर सुकुमार ने NBWL को प्रस्तुत किया कि 57.02 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग पहले ही कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खनन के लिए किया जा चुका है और शेष 41.39 हेक्टेयर अखंड क्षेत्र में बचे हैं। यह मीटिंग में उन्होंने कहा। NBWL बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। अब मैं आपको यह कोयले खनन की अच्छी बातें बताऊंगी। कोयले की उपलब्धता इसे बहुत सस्ती बनाती है। इंडिया में कोयला अच्छे मात्रा में पाया जाता है, जिससे करीब 56.90% एनर्जी आती है। यह कोयला किसी अन्य सूरज या हवा पर डिपेंड नहीं है, इसी कारण हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलती रहती है और हमारा फॉरेन कंट्रीज पे फॉसिल फ्यूल का डिपेंडेंट भी कम हो जाता है। अब मैं आपको इसकी बुराइयां बताऊंगी। प्रस्तावित क्षेत्र एक पहाड़ी ढलान पर है, जो कि पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के अच्छे वन क्षेत्र से सटे देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है, जिसमें हाथियों की आबादी के साथ देवमाली एलिफेंट रिजर्व भी शामिल है। यह जगह पहले से ही खतरे में है। ऑयल रिफाइनरी और गैस ड्रिलिंग के कारण करीब 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर एलिफेंट कॉरिडोर भी है यह प्रोजेक्ट साइट से। अगर हम यह प्रोजेक्ट चलाएंगे तो और बड़ी मात्रा में पोल्यूशन होगा। अगर एक बार यह प्रोजेक्ट पास हो गया तो नुकसान बढ़ता ही जाएगा और जानवरों पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर हम दोनों पल्लों को नापे तो बुराई ज्यादा है और अच्छी बातें कम। इसलिए हमें और पर्यावरण के अनुकूल तरीके ढूंढने चाहिए और उन्हें आजमाना चाहिए। 2003 से 2019 की पहली 6 महीनों तक खनन की गतिविधि बिना किसी मंजूरी प्रमाण पत्र के चल रही थी। 1973 में CIL को 30 वर्षों के लिए एक खनन पट्टा दिया गया था। इसकी समाप्ति के बाद CIL को वन मंजूरी के लिए आवेदन करना था, लेकिन उन्होंने केवल 2012 में आवेदन किया। 2003 से 16 साल के लिए आरक्षित वन के अंदर अवैध खनन करने के लिए असम वन विभाग ने PSU प्रमुख कोल इंडिया लिमिटेड पर 43.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आगे बढ़ते हुए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और वहां के लोकल उसे बचाने में मदद कर रहे हैं और हमें भी उनका साथ देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ये पॉडकास्ट आप ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसी अलग अलग एनवायरमेंट रिलेटेड जो न्यूज है वो सब तक पहुंचती रहे। और आप भी अपनी आवाज उठाइए इस विषय पर, और बाकी जो भी पर्यावरण को नुकसान देने वाली योजनाएं बन रही है उस पर हम मिलकर करेंगे तो हम इसका उपाय ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद।